आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए, सभी गुरुजन हमारे पास हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आपके कुल देवी कुल देवता है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और अब तक के जितने भी हमारे देवतुल्य पितृदेव हैं, शब्दों को ध्यान दीजिए। देवतुल्य पितृदेव, पितृ कई तरह के होते हैं। हमारे देवतुल्य पितृदेव जो है वो अभी हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और इस जर्नी में वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। तो शुरुआत होगी आप, राकेश जी। जी सर। जो जल था आपके सामने रखा था, जी सर। उसका प्रार्थना से पहले ओरा और एनर्जी लेवल चेक करें। विवेक जी आप भी और जयराम जी आप भी। हाँ, तो कितना फर्क आता है आप देखिए, तीनों एक्सपर्ट हैं ओरा के। ठीक है, तो पहले उसका एनर्जी लेवल, वो जो जल रखा था उसका एनर्जी लेवल क्या है, उसकी ओरा कितनी है, और उसमें कुछ ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका जो सब्जेक्ट जो है वो आप ही का है, वो स्कैनर का। मैं जितना जानता हूँ उतना आपसे बताता हूँ, जितना आप बताएं तो इतना हमें विश्वास हो जाएगा कि भाई इसमें कुछ फर्क है या नहीं। प्रार्थना से पहले पानी का एनर्जी लेवल और ओरा कितना है, और प्रार्थना के बाद पानी, वो जो जल है उसका ओरा कितना है, और उसकी एनर्जी लेवल कितनी है, पॉजिटिव एनर्जी लेवल। तो कृपया अपना बताएं, अपना अपना रिपोर्ट दें। राकेश जी। जी सर, मैं देख रहा हूँ सर। जी जी। प्रार्थना से पहले एनालिसिस तो काफी जीरो। पॉजिटिव हुई। एक सर मिनट। प्रार्थना से पहले तो जीरो, जी और अब पूरा 180 मतलब 100% आया। जी। उससे पहले जीरो था। जी जयराम जी आप। जी जी, सेम है सर जी। पहले थोड़ा सा बिल्कुल जी जी। कम था, अभी 30% चेक कर रहे तो काफी पॉजिटिव, जी चलिए, वेद कंप्लीट जी। 360 डिग्री में गया। यानी ओरा, यानी स्कैनर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए। जी सर, काम करना करना है। है। कुछ लोगों को डाउट होता है, स्कैनर पे भी डाउट है कुछ लोगों को, इसलिए विवेक जी आप। हाँ। हाँ, विकास जी, सॉरी विकास जी, हाँ जी सर। जी। आपने चेक किया? हाँ जी। अभी तो बाद में चेक किया, मतलब प्रेयर के बाद तो फुल फुल पॉजिटिव हो रहा है वाटर। ठीक है, चलिए। यानी ओरा स्कैनर काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। जी जी, चलिए। तो ये जो पानी पानी नहीं है, उस, आप इसको मेडिसिन भी बोल सकते हो, अमृत भी बोल सकते हैं, और आपके इष्ट का आशीर्वाद भी बोल सकते हैं। जिसे आप, कोई घर में बीमार है उन्हें पिलाइए एज ए मेडिसिन के तौर पर, जो चालू चालू रखें। कहीं दर्द है उसको मालिश करें, या पीने के पानी में इस पानी, जो इस जल को रखें आप, और सब लोग पिए। किसी के घर में वास्तु दोष है तो इसको छिड़कने से आंशिक आराम उनको मिल जाएगा। हाँ, ये प्रैक्टिस आप रेगुलर करें, ताकि उसमें काफी आपको आराम मिलेगा। तो ये सिर्फ एक वास्तु क्लास नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक जर्नी है। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, वास्तु को साथ में लेते हुए। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन जो है ना, इंट्रोडक्शन सेशन है, छोटा सा होगा। हम सब एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, और फिर वास्तु का थोड़ा सा परिचय लेंगे। फिर कल से हम अपना स्टार्ट कर देंगे क्लासेस जो भी है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब अपना अपना परिचय दीजिए। राकेश जी, जो आप कहाँ से हैं, आपका नाम कहाँ से है, और आपने इस विद्या में यानी वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, जो भी विद्या है ओकल्ट में, क्या क्या हासिल किया है, कृपया बताएं। सबको सबको ये परिचय देना है। मैं राकेश कुमार अग्रवाल कासगंज से हूँ। इस समय पूरे विश्व में कासगंज का नाम चल रहा है। कासगंज जिले का नाम न्यूज में आ रहा, भोले बाबा के नाम से। जी जो 121 लोग मर गए। मैंने मैंने महावास्तु किया हुआ है, वैदिक वास्तु किया हुआ है, अष्टकर्म सर से किया हुआ है, एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है, स्वर विज्ञान किया हुआ है। जो मेरी आत्मा की जितनी भूख थी वो सारे काम मैं अपने ये स्पिरिचुअल जानकारी के कर रहा हूँ।
आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ मैं। मेरा ईंट भट्टे का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। चलिए आलोक जी। आलोक जी प्रणाम सभी को। प्रणाम। मैं आलोक शर्मा, मैं कोलकाता से हूँ। मैंने भी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी सीखा है, और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चले काश जी। जी नमस्कार, मैं विकास अग्रवाल, लुधियाना पंजाब से। मैंने जियो इंजीनियर से वास्तु सीखा है। गीता माँ देवेन जी मेरे गुरु हैं, डॉक्टर मन्नमूर्ति। तो उनसे मैं जियो मास्टर्स तक के लेवल तक सीखे हैं, और एस्ट्रोलॉजी की बेसिक समझ है, ज्यादा नहीं। और ऑरा के ऊपर 10 सालों से काम कर रहा हूँ पिछले। जी बहुत बहुत जी, आपका स्वागत है। जयराम जी। जी प्रणाम जी सबको। मैं नमस्कार। हैदराबाद से जयराम पटेल बात कर रहा हूँ। मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा थोड़ा सा एज ए प्रोफेशनल नहीं, बट थोड़ा सा इसमें वास्तु एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में, और मैं एसेंशियल ऑयल्स और टूल्स में बिजनेस में। आपने धन्यवाद। माँ वास्तु से आचार्य भी किया है। हाँ जी हाँ, महावास्तु से आचार्य भी किया। जी, और जो भी कोर्स किए हैं आपने वास्तु के जो भी हैं, वो हो सके तो आप बता जी जी। सकते हैं, कुछ किए हैं तो आप बताएं तो। नहीं बिल्कुल किए है, बट क्या है कि एक हॉबी थी मेरी सीखने की। हाँ नहीं, जो तो भी सीखा है। कई सारे कोर्सेस, जी कई सारे कोर्सेस वास्तु में किए, कई सारे एस्ट्रोलॉजी में किए, कई सारे न्यूमरोलॉजी में, जी, चलिए बहुत एज ए हॉबी। धन्यवाद, आपका स्वागत है। धन्यवाद नेपाल, धन्यवाद। नेपाल नरेश। नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्कार। मैं नेपाल काठमाडौँ से हूँ अभी। थोड़ा मैंने जोर से वास्तु बताइए, पढ़ा है। थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्ते सबको। मैं नेपाल से हूँ अभी, काठमाडौँ से। जी अ, तो फंडामेंटल वास्तु सर से अच्छे सर का बहुत बहुत वीडियो, लगभग 99% सर का बहुत टाइम से मैं फॉलो करता हूँ सूर्य विज्ञान से। और वास्तु भी किया हूँ, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी। मतलब प्रैक्टिशनर हूँ मैं एक्चुअली हूँ तो, क्योंकि अब मैं नया हूँ इस फील्ड में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और जो भी अभी बहुत कुछ सर से सीखा है, वो अभी मैं अपने हिसाब से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ सर से। जी जी, चलिए। हाँ, सालू जी, आप हैं, बता सकते हैं या कैमरे पे आके बता सकते हैं आप अपना परिचय, अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, बताइए, नमस्ते। हाँ, सर वास्तु का तो मेरा ये फर्स्ट क्लास ही है। जी, और वैसे भी मैं वैसे इस फील्ड में अभी तो प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये बताएं। मैं भावनगर गुजरात से हूँ। मेरा सलोन है, प्री स्कूल है ठीक है। और बिजनेस है। जी चलिए, अच्छी बात है, आप हमारे साथ आए, इस परिवार में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग हैं जिनका मैसेज है कि वो अभी बाहर हैं, तो डिस्टरबेंस होगा, तो ठीक है। थैंक तो यू। हम अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है, परिचय के बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक रहेगा, थोड़ा वास्तु के बारे में जानेंगे, फिर कल से रेगुलर हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते हैं सभी गुरुजनों की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजन को प्यार से नमस्कार करें। आपके जो भी गुरुजन है, पिछले जन्मों के, इस जन्म के सभी जो आध्यात्मिक गुरुजन हैं, उन सभी गुरुजनों को दिव्य ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि प्रणाम हम करते हैं। फिर आदि शक्ति माँ भूदेवी को हम प्रार्थना करेंगे। आदि शक्ति माँ भूदेवी को नमन। माँ आप ही प्रज्ञा है, आप ही ज्ञान है, आप ही भोजन बल एवं सुंदर भवन की प्रदाता है। आकाश की ओर मुंह करके देवत्व को पाने की आकांक्षा रखने वाले अज्ञानी को भी आपकी पालना का आशीर्वाद प्राप्त है। तो माँ भूमि को आशीर्वाद ले माँ का। और फिर आप है वास्तु पुरुष, जिनके ऊपर ही हम सब आज पूरा यात्रा का हमारा सफर इन्हीं के ऊपर रहेगा, इन्हीं के, इसलिए इनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है। तो वास्तु पुरुष नमस्ते तु कुशयाभित प्रभु मुहुदे धन धान्य ही समृद्ध पुरुष सर्वदा। भूमि को सृष्टि का आधार बनाने वाले भवन में स्थित चैतन्य प्रभु को आत्मा से नमन। आप मेरे घर में हमेशा धन धान्य भोजन एवं समृद्धि प्रदान करें। तो हम वास्तु पुरुष की प्रार्थना से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम परिचय लेंगे इस शास्त्र का कि वास्तु क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, और पुराणों में वेदों में इसका कहाँ कहाँ जिक्र है, ताकि हमको जड़ पता चल जाए कि हम कहाँ से आ रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। तो इस पृथ्वी पर सम्यक रूप से अनुकूल निवास जो बन सके, अनुकूलता का जो निवास हो, जिसमें अनुकूलता रहे जो निवास बनाने में, उस विद्या को ही वास्तु विद्या कहते हैं। जो निवास हमें अनुकूल हो। और समरंगान सूत्र में भी वास्तु, ये जो वास्तु ग्रंथ है, इसमें कहा है कि पृथ्वी मुख्य वास्तु है हमारा। उस पर जो निवास हेतु जो हम प्रसाद बनाते हैं, भवन बनाते हैं, वो गौण वास्तु है, यानी छोटे वास्तु है। मुख्य वास्तु पृथ्वी है। और वास्तु विद्या को ही वास्तु शास्त्र, शिल्प शास्त्र और स्थापत्य वेद भी कहते हैं। हम अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे आर्किटेक्चर कहा गया है। तो यह शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आया है, आर्किटेक्चर। तो 16वीं शताब्दी में, आई थिंक 16वीं शताब्दी के आसपास लैटिन भाषा ये जो है वहां से ये आया हुआ है आर्किटेक्चर, जो वास्तव में संस्कृत है। संस्कृत का शब्द है ये। संस्कृत में इसे आर्किदश्चौर्य शब्द का अपभ्रंश है ये। आप देखोगे ना, आर्की प्लस दक्ष प्लस तौर्य, इनसे बना हुआ है ये आर्किद शौर्य। तो संस्कृत में तौर्य का अर्थ है शिल्प या कला, और दक्ष है चतुरता, यानी आप में उसकी निपुणता कितनी है, दक्षता कितनी है, चतुराई आपकी। और आर्की का अर्थ है सूर्यपुत्र मनु। आर्की का अर्थ सूर्यपुत्र है, मनु होता है। तो इस शब्द का प्रयोग देव शिल्पी सृष्टा के लिए भी किया गया है, जिन्होंने मार्कंड सूर्य को, जो सूर्य थे, उनको काट छांट कर छोटा और सुंदर बना दिया। जिन्होंने मार्तंड सूर्य को काट के छोटा बनाया और सुंदर बनाया, जिसकी उग्रता कम हो जाए, सूर्य की उग्रता न्यून हो जाए, कम हो जाए, और पृथ्वी पर जो वासी हैं उनके लिए वो सहन कर पाए, उनकी ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वीवासी सहन कर पाए, इस योग्य उसे उन्होंने बना दिया है। तो इस प्रकार से इस विद्या का प्रचार मनु के द्वारा मानव कल्याण के लिए सूर्य की ऊर्जा का
समुचित उपयोग करते हुए मानव को पृथ्वी पर बसने के लिए बनाया गया। उसे ही आर्किड सौर्य कहा गया और यहीं से अंग्रेजी में आर्किटेक्चर बना। आर्किड सौंदर्य ये संस्कृत शब्द है, तो वहां से उसका अपभ्रंश होते हुए ये आर्किटेक्चर बन गया। अभी पुराणों में वास्तु का कहाँ जिक्र है? ये तो आदिकाल से चला आ रहा है ना वास्तु तो हमारा, तो पुराणों में इसका क्या वास्तु का कहाँ जिक्र है? अग्नि पुराण में आप देखिए, मत्स्य पुराण है, नारद पुराण है, आदि में भवन निर्माण की विद्या स्पष्टता के साथ बताई हुई है। तो इस समय अति प्राचीन समय से हमारे यहाँ भारतवर्ष में ये जो वास्तु का ज्ञान है, जो है नॉलेज है, वो प्रचलित है आदिकाल से। अग्नि पुराण में भवन निर्माण के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। किसी ने स्टडी की है तो आप कर सकते हैं, जिसने नहीं की है तो वो आप अग्नि पुराण को पढ़ सकते हैं। काफी विस्तार से उसमें भवन निर्माण के बारे में बताया गया है कि सर्वप्रथम भवन निर्माण के लिए पृथ्वी की परीक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी यानी जमीन, अर्थ, उसकी परीक्षा करनी चाहिए हमें। मिट्टी के जो रंग, स्वाद, रूप है, गंध है, उसके अनुसार भी उसके परीक्षा हम करते हैं। तो उसका परीक्षण किस तरह से करना है वो भी बताया है मत्स्य पुराण में, अग्नि पुराण में, सॉरी, बहुत डीपली बताया हुआ है। फिर वर्ण के अनुसार उसका चयन करना। हमारे 4 वर्ण हैं, आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों के लिए भी अलग अलग भूमिका प्रावधान भी है, उसका अलग अलग भूमिका चयन करना चाहिए। वो सब अग्नि पुराण में हमें बताया गया है। और भूमि का जो ढलान है, उसका आकार है, आदि का विस्तार से उसमें बात की गई है मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में भी देवशिल्पी जो है विश्वकर्मा, उनके द्वारा श्री कृष्ण के आदेश से समुद्र के भीतर द्वारका नगरी बनाई गई थी। पूरी नगरी बनाई गई थी, जिसमें सब वस्तुएं अद्भुत थी। लंबाई चौड़ाई उनकी जो थी 48 कोस थी, 48, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो द्वारका नगरी बनी थी भूतल में, समुद्र में, 28 कोस लंबी, 28 कोस चौड़ी थी। उसमें भी वास्तु के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कें थी, उद्यान थे, चौराहे थे, मंदिरें थे, देवस्थान थे। तो वहां पर भी आप श्रीमद् भागवत में भी आप इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। और मत्स्य पुराण में वास्तु के जो 18 आचार्य हैं, उनका उल्लेख भी कहा गया है, उनका भी उल्लेख है। 18 जो वास्तु आचार्य हैं, जिसमें भृगु है, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशाखालाया, इंद्र और ब्रह्मा, कार्तिकेय, नंदीश्वर है, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्राचार्य तथा बृहस्पति। ये 18 वास्तु के आचार्य का भी वर्णन है वहां पे मत्स्य पुराण में। तो आप पढ़ सकते हैं, आपको वहां उल्लेख इनका मिल जाएगा। विश्वकर्मा प्रकाश में भी इनका उल्लेख किया गया है। जिनके पास जो बुक है विश्वकर्मा प्रकाश, उसमें भी इन आचार्यों का उल्लेख है, तो वहां पे आप इसे पढ़ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी इनका प्रमुख रोल रहा है, यानी विस्तार से बताया गया है वाल्मीकि रामायण में। उन्होंने उस समय का वर्णन किया है, राजा दशरथ के समय का। उस समय वास्तु जो था अपनी ऊंचाइयों पर था, पीक पे था वास्तु उस समय, क्योंकि पूरे जो अयोध्या नगरी थी वो वास्तु के अनुरूप बनाई गई थी। लगभग 12 योजन की लंबी, 12 योजन यानी लगभग 100 किलोमीटर हो गए वो, उतनी लंबी, और 3 योजन यानी 24-25 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट वो चौड़ी थी वो नगरी पूरी।
जिसमें सारी सुविधाएं थी, राजमार्ग थे, बगीचे थे, मंदिरें थे, चौराहे थे। उसमें क्या होता था, प्रतिदिन जो राजमार्ग थे उस पर पानी का छिड़काव होता था उस समय, और पुष्प की वृष्टि होती थी, पुष्प छिड़कते थे, पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो छिड़कते थे राजभवन में, राजमार्ग पे। फिर कपाट पे जो तोरण होते हैं वो बांधते थे, तो मुख्य दरवाजे होते थे उन पे तोरण बांधना, सुशोभित करना। तो ये इस तरह से सभी तरह से वास्तु का वहां प्रयोजन किया गया था अयोध्या नगरी में। और राजा दशरथ द्वारा किया गया यज्ञ, वो भी वास्तु के अनुसार ही यज्ञशाला बनाई गई थी वहां उस समय, उसका भी वर्णन मिलता है वहां। तो जिसमें 21 खंबे, यानी 21 पिलर, 21 खंबे, और पक्की ईंट, उस समय में भी पक्की ईंटें बनती थी राकेश जी। हाँ, आप उस समय में भी पक्की ईंटें बनती थी। तो पक्की ईंटों से निर्मित था वो यज्ञ कुंड। उसमें हो सकता है आपका योगदान हो उस समय। हाँ, वहां से आप पूर्व जन्मों में रहा होगा सर। हो सकता है साहब, इसलिए तो आप यूपी में हैं। हाँ, तो इस तरह से वास्तु का पूरा वहां पे ख्याल रखा गया था, वास्तु के अनुसार ही वाल्मीकि रामायण में भी इसका प्रयोग किया गया था, वहाँ उल्लेख है उसका। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि हमें ये पता चले कि हम कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, हमारी धरोहर क्या है और हमें क्या विरासत में मिला है, क्योंकि ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, उसका मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक हम इसको इग्नोर करते जाएंगे, लाइटली लेते जाएंगे। तो जो हम आगे का हमारा सफर है उसके लिए ये जड़ समझना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और हमें इसको कहाँ लेके जाना है। सर प्राचीन काशी भी जो है सर वो वास्तु के हिसाब से थी। उसका जो पुराना नक्शा शास्त्रों में मिलता है, हाँ जी, उसमें 8 दिशाओं का वर्णन है, जहाँ जिसमें कि अष्ट भैरव और अष्ट विनायक का स्थापना है, वो आज भी मिलती है वहाँ पे उसके हम परिधि में। हाँ, मगर आपने राहु का मुखौटा क्यों ओढ़ा है, ये बताइए। अच्छा सर, तो नहीं, अच्छा हाँ बाहर है, बाहर है। हाँ सर, नहीं नहीं बाहर नहीं है सर। हाँ, तो आपका मुख दिखाइए। हाँ, तो आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ क्योंकि सर जो जब काशी विश्वनाथ का जी, वो चल रहा था, केस चल रहा है, तो जी। उसमें प्राचीन नक्शे पेश किए गए, तो मध्य में काशी विश्वनाथ मंदिर है और चारों तरफ अष्ट विनायक और अष्ट भैरव को विराजमान करके वास्तु के अनुरूप ही काशी का जो है निर्माण किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमारी विरासत है ये। अब महाभारत में देखिए आप, वास्तु का कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया महाभारत में। अनेक स्थानों पर आप देखो वास्तु का वर्णन मिलता है वहाँ महाभारत में। हस्तिनापुर का निर्माण जो है वहाँ आप देखिए, फिर यादवों की राजधानी द्वारका, इंद्रप्रस्थ। और फिर जो युद्ध से भागा था दुर्योधन, पनडुब्बी में जाके छुपा था ना, उसे प्रायुग कहते हैं, पानी के नीचे बनाया हुआ था इस तरह से, जलाशय के बीच में वो निवास बनाया था, वो छिप के वहाँ निवास करता था वहाँ, तो वो दिखाई नहीं दे किसी को। उस तरह से उसका किया गया था, निर्माण किया गया था। तो ऐसे ऐसे कई घटनाएं हैं जो हमें महाभारत में भी मिलती हैं। जैसे आप देखिए उदाहरण के तौर पर, अपने जो शिष्य थे आचार्य द्रोण के, तो उनके कौशल्य की जो परीक्षा लेनी थी उन्हें, आचार्य द्रोण को, अपने जो शिष्य थे, तो शिष्यों से कौशल की परीक्षा लेनी थी उन्हें, तो उन्होंने एक रंग मंडप तैयार करवाया, उसमें उन्होंने वास्तु का भी ध्यान रखा था। तो एक समतल भूमि ली, समतल यानी लेवल, एक समान, उन्होंने रंग मंडप के लिए समतल भूमि पसंद की, एकदम लेवल, उसका माप करवाया। उसमें फिर क्या किया उन्होंने,
झाड़ वगैरह जो थे, झाखड़ झाड़ जो कांटे वगैरह जो भी होंगे उसको साफ करा और निकाल दिया, एकदम लेवल बना ली जमीन को। हाँ? और उत्तर दिशा की ओर नीचे तथा, यानी उत्तर की ओर स्लोप था, नीचे डाउन था, और साउथ की ओर थोड़ा ऊंची थी वो जमीन। इस तरह से उन्होंने बनवाया, वास्तु का प्रयोग किया था उन्होंने वहां पे। तो उत्तर की ओर दिशा जो थी, उत्तर की ओर जो प्लॉट था, वो जमीन थी, वो थोड़ी नीची थी, ऐसा विवरण है वहां। और एक शुभ उत्तम नक्षत्र उन्होंने प्रयोग किया था। देखिए यहाँ ज्योतिष भी आता है, फिर वास्तु के साथ साथ ज्योतिष का भी प्रयोग है। उत्तम नक्षत्र तिथि उन्होंने चूज की थी वास्तु पूजा के लिए, फिर वहाँ वास्तु पूजा भी की उन्होंने, उसके लिए उत्तम तिथि। या फिर म्यूट करें प्लीज अपने आप। तो यहाँ यहाँ ज्योतिष का प्रयोग आता है, शकुन वो सब देखने के लिए। नक्षत्र, उत्तम नक्षत्र लिया उन्होंने, तिथि ली, और फिर वास्तु पूजा की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वास्तु शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक विशाल प्रेक्षागृह का भी नींव डाल दी। यानी प्रेक्षागृह भी होने चाहिए ना वहाँ, प्रेक्षक भी होने चाहिए, तो वो भी उन्होंने वहाँ बनवाए थे। उसका उल्लेख भी वहाँ पर है, आप देख सकते हैं। आगे हम देखें तो एक एग्जाम्पल लाक्षागृह है। लाक्षागृह के बारे में जानते हैं ना आप राकेश जी? जी सर, जानते सर। तो थोड़ा बताइए, सबको समझ में आए। वो लाख का घर बनाया गया था, और वो महाभारत काल में। हाँ, महाभारत काल में लाख का घर बनाया गया था, और उसमें वो बीच में सुरंग बनाई गई थी। उसमें से वो जब लाक्षागृह में आग लगा दी गई तो पांडव उसी सुरंग से होकर निकले थे, उन्होंने अपने को बचाया। तो लाख से बना था ये। लाख से। हाँ, लाख तो पता होगी ना आपको। हम्म। आजकल लाख का प्रयोग कहाँ होता है? लाख में वो सील आग लगाते जलने हैं। लग जाती है। हाँ, वो सील लगाते वो राकेश जी जी। सर, हाँ वो लाख होती है। हाँ, वो उसमें आग जल्दी पकड़ती है, इसलिए उसमें उसका बनाया गया था, ताकि उनको तो मारना था ना पांडवों को। दुर्योधन ने बनाया था। जैसे वास्तु का जिक्र रामायण में भी है। यहाँ जब रामचंद्र जी जंगल को गए, जी तो जहाँ पे उन्होंने अपनी कुटी बनाई, जी तो रामचंद्र जी ने कहा इसका ढाल उत्तर की तरफ है, यहाँ पे कुटी बनाना उचित, वास्तु के अनुसार उचित रहे। जी उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो रामायण में भी इसका हाँ प्रयोग किया है। यानी राम ने लक्ष्मण को कहा था ये भूमि उत्तम है, यानी हाँ ये ढलान वाली है, उत्तर की ओर ढलान है, तो यहाँ हम हमारी कुटिया यहाँ बनाएंगे। हाँ। हाँ, ये जो वाक्य है वो सर्वविद है, यानी सब जानते हैं, और बार बार प्रयोग किया गया। वास्तु में इसका बहुत अहम रोल है। उस समय में भी वास्तु, कहने का तात्पर्य क्या है, हम छोटी सी जगह में भी वास्तु का प्रयोग कर सकते हैं। तो लाक्षागृह जो था वो दुर्योधन ने ही बनाने की आज्ञा दी थी। उसमें घी, तेल, ये सब चर्बी है, मिट्टी है, सब मिलाकर ये प्रयोग किया था उन्होंने उस समय। अभी ये जो हमारी वास्तुकला है पूरे विश्व में फैली हुई है। मिस्र के पिरामिड जो हैं, तो वहां आप देखोगे ना, कुछ स्थल पर वैष्णव तिलक लगाए गए हैं। वहां जो तिलक आते हैं ना यू आकार के, वैष्णव तिलक, उसके भी आपको वहां मिल जाएंगे। वो चित्र खुदे हुए हैं उस तरह से। जो कारीगर थे ना, उसके सर पे इस तरह से तिलक लगाए हुए थे, वैष्णव तिलक। वो कारीगर जो चित्र बनाए हैं उसमें उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि पिरामिड के निर्माता ही भारतीय ही थे, क्योंकि जो कारीगर उसने ही तिलक ये लगाए हुए हैं, वैष्णव तिलक। और अफगानिस्तान की जो विशाल मूर्ति थी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर आवाज। तो अफगानिस्तान की जो विशाल बुद्ध प्रतिमा थी, जो वो भारतीय वास्तुकला का ही जीता जागता नमूना है। हाँ, वो बामियान की बुद्ध मूर्ति। जी जी। और पूर्व के बहुत मंदिरों पर भी आप वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं।
और फिर क्या है, वो जो आक्रामककारी आ गए इस्लामी, तो उन्होंने संस्कृत, पाली एवं प्राचीन जो तमिल जो वो थे, उसको आग लगा दी, आग में जला दिया सबको, मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत सारे जो हमारे लिटरेचर थे, ये सब जल के राख हो गए, और मंदिरों को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो इस्लामी ओर से जो आए थे उन्होंने काफी नुकसान किया है, फिर हमारी इस संस्कृति को काफी काफी लुप्त हो गए, काफी जो जो आग लगा दी। तो जो हमारे पास ग्रंथ थे, जो भी नॉलेज था हमारा, वो ज्यादातर तो जल के नष्ट हो गया है। और वास्तुशास्त्र में कई शाखाएं हैं, आप देखेंगे तो देखिए, गृह वास्तु है, नगर वास्तु, ग्राम्य वास्तु यानी ग्राम पूरा सोसाइटी बनाना, ग्राम बनाना, देवालय, देवालय वास्तु, यज्ञ वास्तु, यज्ञ जो मंडप, यज्ञ मंडप होते हैं, यज्ञ के जो वो होते हैं, उद्यान वास्तु, जलाशय वास्तु, जलाशय बनाने में वास्तु का प्रयोग होता है। तो ये सब वास्तु के ब्रांच है, अलग अलग ब्रांचें हैं। और वास्तु के जो ग्रंथ अभी कुछ बचे हुए हैं, ज्यादातर तो नष्ट हो गए, मगर आज भी आप जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, ओरिजिनल जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ जो बचे हुए हैं वो आजकल आप देखोगे ना, चेन्नई में है, शायद शायद चेन्नई, तिरुवनंतपुरम है, बड़ौदा है, मैसूर। तो ये जो पुस्तकालय है वहाँ वहाँ शायद आपको ये मिल जाएगी, वहाँ उपलब्ध उपलब्ध है। और कुछ ये पड़ी हुई हैं अभी, उसमें से मुख्य है वास्तु चक्र, वास्तु रत्नावली, मयमतम, विश्वकर्मा प्रकाश जो ओरिजिनल है वो, वास्तु मंडल, मानसर, वास्तु सूत्र। तो ये सब जो ओरिजिनल संस्कृत में जो लिखी गई थी वो अभी हमें वहाँ शायद मिल सकती है। इन तीन चार जगह बची हैं, बाकी तो सब नष्ट हो गया है। काफी ग्रंथ थे वो, उसमें कुछ बचे हैं जो मैंने आपको बताया, चेन्नई है, बड़ौदा, मैसूर, तीन चार इस तरह के जो पुस्तकालय हैं, वहाँ शायद आपको ये मिल जाए। तो ये छोटा सा परिचय था वास्तु का, कि हम कहाँ से आ रहे हैं और अब हमें कहाँ जाना है। देखिए, अपने अपने हिसाब से फिर तो लोगों ने उसमें नया नया जोड़ते गए, करते गए। तो ठीक है, अपने अपने हिसाब से जिन्होंने कुछ अनुभव अपने अपने इसमें जोड़ते गए हैं वास्तु में, वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। किसी को हम वो नहीं कह रहे कि वो गलत है, ठीक है। अगर हमें वो मानना है जो ओरिजिनल है, 5000 साल से चला आ रहा है, 2000 साल के बाद में जो भी लिखा गया है, मेरे शब्द पे ध्यान दें आप, 2000 साल के बाद जो लिखा गया है उस पर ज्यादा ध्यान ना दे। वो आपके और हमारे जैसे इंसान है जिसने लिखा है 2000, उससे बाद में 2000, उससे पहले जिसने भी जो लिखा है 5000 साल, 4000 साल पहले, वो महर्षि थे, उन्होंने लिखा हुआ है। और 2000 के बाद जिन्होंने भी जो भी रिसर्च किया, जो भी अपना अपना जो भी लिखा है, XYZ जिन्होंने जो लिखा है, उसको हो सके तो पूरी मान्यता ना दे। हाँ, उसको सीखना जरूरी है। वहां हमें भूल हो सकती है, यहाँ 2000 से बाद, इधर पहले, उसके आगे हम जाते हैं, उस विद्या को हम फॉलो करते हैं जो ऋषि मुनियों ने हमें दी है। उसमें हमसे कहीं गलती भी होती है तो वो सुधार लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दी है। उनकी आज्ञा लेके, उनका परमिशन लेके, उनसे हमें ये सीखना है जो हमारी जड़ है, ठीक है। आप भौतिक अभी अभी के समय के अनुसार जो भी मार्केट में आपको जो मिलता है उसका उपयोग करें, ठीक है, क्योंकि बुराई नहीं है, सीखे समझे, मैं उसको उसके विपरीत नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ जो ओरिजिनल जो है, जहाँ से जड़ है, उसे आप पकड़ें। विद्या हर कोई आनी चाहिए, उसको कहाँ प्रयोग करना है वो फिर हमारे विवेक बुद्धि पे
काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा स्रोत था, हम कहाँ से आ रहे हैं। अभी हमें धीरे धीरे फिर आगे बढ़ना है वास्तुशास्त्र पे। तो हमारा जो सफर है 3-4 क्लासेस जो है, जो आपने आगे सीखा हुआ है उसका रिवीजन थोड़ा सा कर लेंगे हल्का सा। जैसे कि 16 दिशाएं हैं, एंट्रेंस है, एंट्रेंस है, और पंचतत्व है, 45 देवता है, ये सब आपने सीखा हुआ है। और कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए थोड़ा सीखना हो जाएगा, और जिन्होंने सीखा है उनके लिए रिवीजन होगा, और रिवीजन हो जाएगा। 3-4 क्लास उसमें अभी ऐड किए हुए हैं। इसमें कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न था, सर थोड़ा बेसिक भी ले लीजिए ताकि हमें वो समझ में आ जाए, थोड़ा रिन्यू भी हो जाए, हमारा रिवीजन भी यहाँ हो जाए। इसलिए हमने राकेश ये ऐड किया हुआ है। पहले के अष्टक वर्ग में ये नहीं था, कुछ जो बेसिक थे वो नहीं थे वो, क्योंकि ये हम एडवांस में जा रहे हैं। अभी जिनको वास्तु का बेसिक नॉलेज है वही ये कोर्स कर सकता है। मगर कुछ लोग का कहना था कि सर हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए ताकि हम इसको पकड़ के आगे चल सकें। तो हमारे जो 3-4 क्लासेस होंगे वो बेसिक पे होंगे, यानी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हम आगे बढ़ के जाएंगे। जैसे 16 दिशाएं हैं, पंचतत्व है, 45 देवता हैं, वो लेके फिर हम अपने सफर पे आगे बढ़ जाएंगे, एक बेस तैयार हो जाएगा हमारा। ठीक है सर। हाँ, तो जो वैदिक वास्तु है उसमें हमें 8 दिशाओं की बात की है। पहले बात तो मैं आपको ये सीधी सी बता दूं, 4 मुख्य दिशा हैं और 4 उप दिशाएं, आप सब जानते हैं ना। ये 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं ली हैं, और 4 उप दिशाएं। तो हमने पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री पे देखा है, मापा है। 360 डिग्री में हम इसकी गणना करेंगे पूरी। ठीक है, तो वैदिक वास्तु में जो प्राचीन जो हमारा वास्तु है उसमें 8 दिशाएं और 10 दिशा, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, 4 कोने हो गए, उप दिशाएं हो गई, और आकाश और पाताल। इस तरह से 10 दिशाओं का इस तो वर्णन मिलता है शास्त्रों में। मगर वास्तु में हम 8 दिशाओं का प्रयोग करते हैं जनरली। उसके बाद फिर माइक्रो करते करते 16 पे आ गए, मगर वो पूरा वास्तु में जो है ओरिजिनल वास्तु है वहां उसका जिक्र नहीं है। फिर उसमें माइक्रो में जाते जाते फिर हमने उसके भी डिवीजन किए। अच्छी बात है सीखने के लिए, आप माइक्रो पे चले जाते हो, मगर वहां तक जाने की एक्चुअली जरूरत पड़ती नहीं है। 8 दिशाएं आपको आती है, 8 दिशाओं को आप समझ लेते हो, उसका ट्रीटमेंट कर लेते हो। जबकि वास्तु के कोई ग्रंथ में आपको उपचार के बारे में कहीं बताया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आपका जो कंस्ट्रक्शन जो है, आपका जो भवन है, वास्तु के हिसाब से बनाना है। किस तरह से बनाया जाता है वो बताया है आपको। कहीं रेमेडी बताइए, मुझे बताइए, कोई ग्रंथ में आपने पढ़ा है? नहीं बताइए सर। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो ये करना चाहिए, ऐसा कहीं बताया है? ना। उत्तर में किचन हो तो क्या करना चाहिए, ऐसा कहीं बताया है? कहीं नहीं बताया है। ये जो रेमेडी का प्रयोग है हमने हमारी उपज से बनाया है, हमारे दिमाग से हमने किया हुआ है। वास्तु में कहीं भी रेमेडी का कहीं प्रयोग ही नहीं है, कोई शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं है। फिर नए नए तूत आते गए, जैसे गलत दिशा में आपका एंट्री है। वास्तु तो कहता है, जो वास्तु का साधारण नियम है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 मुख्य दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशा में हमारा मुख्य द्वार होना चाहिए। सही है जी सर। विवेक जी, जयराम जी, वास्तु का जनरल नियम तो यही कहता है ना। मगर हम क्या करते हैं, मानो हमारा गलत जगह पे एंट्री आ गई है, मान के चलें, तो आज हमारी खोपड़ी क्या कहती है कि चलो नॉर्थ में जगह, हमारा मेन रोड एंट्री रोड हमारा है नॉर्थ साइड है, मान के चलें, और हमारी एंट्री जो है नॉर्थ ईस्ट में है। तो आजकल जो वास्तु चलते हैं क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सही नहीं, अब नॉर्थ में एंट्री करना है तो क्या करें, आप वहां एक पट्टी लगा दें और यहाँ वर्चुअल एंट्री खोल दें 3-4 में, N3-4 में, ऐसा ही कहते हैं ना साहब? जी सर। जी सर।
देव जी। नहीं, ऐसा ही है सर। हाँ, तो मुझे बताए कौन से शास्त्र में ये लिखा है वर्चुअल एंट्री का ये जो फंडा है? शास्त्र में तो केवल शास्त्र के अनुसार मकान बनाने का वर्णन और विवरण है बस। तो उसमें रेमेडी आती नहीं है कहीं? वर्चुअल एंट्री कहीं प्रावधान नहीं है? वहां ड्रिल करके आप किला डाल दो अंदर, जो आपका एलिमेंट आता है वो, तो वो कहाँ से कैसे लॉजिक बैठता है, ये समझ में नहीं आया। वो दरवाजा तो चालू ही है, जो गलत है वो तो चालू ही है, उसमें सिर्फ आपने पट्टी लगा दी और दूसरी जगह पे आपने होल कर दिया। तो ये कहाँ कहाँ का मेल है? अपने विवेक बुद्धि का आपको प्रयोग करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई गलत है सही है। हाँ, मेरे क्लास में मैं जरूर करूंगा, वो काम नहीं करता है, वो गलत चीज है। मेरे क्लास में मैं जो जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ, वहाँ वो नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है। और आप प्रैक्टिकल करके देखिए, कई जगह आपने किए हैं, हमने भी किए हैं सर, हमने भी सिखाया है, प्रयोग किए हैं। फिर पीछे मुड़ के देखा हम कहाँ से आ रहे, क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये बात है, ठीक है, हम उसको हम किसी को गलत नहीं कहते, जिसको जो प्रयोग करना करें वो करते हैं, करें, अच्छी बात है। सर ये डिव्स, स्टड्स और स्ट्राइप्स वगैरह ये सब तांबे की पत्ती वगैरह ये बिल्कुल कहीं काम नहीं करती। मेरे क्लास में अष्टवर्ग वास्तु में उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो पैसे की बर्बादी है। और जो कहीं अच्छा। काम करती हो उनको रिजल्ट मिलता है तो उनके लिए धन्यवाद है। मैंने मानता हूँ कि ये सब काम आते हैं। हाँ, उस एलिमेंट है, पंच तत्वों के हिसाब से उस दिशा में उसको एलिमेंट सपोर्ट कर रहा है, वो जो हम अष्टक वर्ग में देखेंगे कि उसकी दिशा में उसको ये तत्व सूट करेगा, वहां आपने उस एलिमेंट को ड्रिल कर दिया, वो एक अलग बात है, उसको सपोर्ट वह कर सकता है। हाँ सर, तो एलिमेंट ही तो होता है सर, जैसे कि मान लीजिए साउथ में है तो कॉपर है, हाँ, मगर ऐसा नहीं नहीं वेस्ट नहीं में नहीं, है तो वो आयरन है। वो आप जनरल बता रहे हैं, आप जनरल बता रहे हैं। आयरन वेस्ट में आपने डाला, आपको सूट करता है या किसी को सूट करेगा या मुझे सूट करेगा, ये नहीं है जरूरी। वहां तो ऐसा बताया एक ही वो आएगा देवता, जिस जगह पे आएगा तो वो एक ही देवता आएगा सब में, अच्छा सर। ऐसा ही आता है ना। सबके अलग अलग तो नहीं आएंगे ना, आपको अलग लगाने का है उसी जगह पे उसी देवता पे, मुझे अलग ना, ऐसा तो नहीं है ना। आप जो सीखे हो तो एक ही जगह पे एक ही ड्यूज आएगा, जो भी है वो। तो अक्टूबर वास्तु में सर देवता का योग है सर। आएंगे, अभी उस पे भी आएंगे, अभी हम शुरुआत पे हैं, ठीक है, जी। उस पे भी हम आएंगे, पूरा सब देखेंगे और आप सब सीख के जाओगे, चिंता ना करें। अभी हम प्राय शुरुआत में ही हैं, 8 दिशाओं पे हैं, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो 360 डिग्री पे हम कैलकुलेशन करते हैं ना पूरा, तो 4 हमारी दिशाएं आ गई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री है। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। जी सर। हाँ, इस तरह से दिशाएं होती है ना राकेश जी। जी सर। जी सर। तो 360 डिग्री देखिए, तो 2 मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री है। ये हम बेसिक करें, आप जिनको हो गया है वो तो रिन्यू हो जाएगा, जो नए हैं वो सीख लेंगे, या अगले क्लास में कोई नए भी आएंगे तो उसको काम आएगा ये। हाँ, तो ये देखिए 90 डिग्री है और ये मुख्य 4 दिशाएं हैं, ठीक है, 90 डिग्री का सबके बीच में एंगल है वो। अभी इसमें हम आगे बढ़ते हैं, 4 उप दिशाएं हैं। यहाँ देखिए, ये 90 के बीच में से हमने ये ले लिया, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो 45 डिग्री हो गई है, 2 90 के 2 किए तो 45 हो गए ना, ये नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, 45 डिग्री का ये हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, 45 डिग्री के ये 8 भाग हो गए इस तरह जी से। सर। तो ये हो गए हमारी 4 मुख्य दिशाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4, और 4 उप दिशाएं 45 डिग्री पे, मोटे मोटे तौर पे इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ उप दिशाओं के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है, बराबर है ना? जी सर। हाँ, ये हो गए हमारी 8 मुख्य दिशाएं। पूरा खेल इसी पर है।
हमारा जो कोर्स है ना पूरा खेल इसी पे है। मगर हम अभी थोड़ी जनरल पहले बात कर लेंगे, जनरल वास्तु की। हाँ, जैसे 16 दिशाएं आजकल 16 दिशाएं पढ़ाई जाती है ना सब, जी सर, जी सर। तो हम उसको भी देखेंगे, टच करेंगे 16 दिशाएं क्या क्या है। हाँ, 16 दिशा हम देख लेंगे कहाँ किस तरह से बनाई हुई है 16 दिशाएं। उस पर आप माइक्रो पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, मगर हमारा काम यहीं से हो जाएगा। ठीक, फिर हम कल डिटेल में जाएंगे और 16 दिशाओं पे। अभी हमने मुख्य तौर पे 8 दिशाएं देख ली। ठीक है, आज की हमारी शुरुआत हो गई है इस क्लास की। अभी हम कल फिर देखेंगे 16 दिशाएं, उसके बाद में देखेंगे एंट्रेंस जो है वो 32 एंट्रेंस देखेंगे मोटे मोटे तौर पे। हाँ, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, तो कुछ लोग नए हैं तो उनको थोड़ा समझ में आ जाए। हाँ, क्योंकि हमारा ये बेसिक का कोर्स नहीं है, हम अभी एडवांस में जा रहे हैं और उस लेवल पे हम जाएंगे कि पीएचडी में भी ये सिलेबस नहीं होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पीएचडी वाले भी ये नहीं कर पाएंगे और ना उसने कभी सुना होगा। तो इसलिए पीएचडी वाले भी चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। मैंने एक वीडियो डाला था कि किसी ने घर के एंट्रेंस में एक मिरर लगाया था, तो उसके घर में कैंसर का वो था और लाइव था, वो राकेश जी भी थे उस क्लास में। जी सर। तो ये पीएचडी के कौन से कोर्स में आता है वास्तु के, बताइए मुझे। आपके घर के अंदर एंटर होते हो, आपके घर में आईना लगाया है, वो भी नॉर्थ में। नॉर्थ में आईना तो वैलिड है ना विवेक जी, नॉर्थ में हमने आईना लगाया, विकास जी सॉरी, तो कोई देखता भी नहीं है ना। मगर उसी आईने ने उसके घर में उसके मदर को कैंसर दिया। तो ये हमें देखना है, वास्तु और कुंडली का मिलान करके देखना है। ये हम सीखेंगे, ये हम आगे सीखेंगे कि एक किचन, अग्नि का किचन, वास्तु में तो कहते हैं ना अग्नि का किचन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वास्तु का जनरल नियम है। मगर क्या आलोक जी को वो सूट कर रहा है? क्या राकेश जी को वो सूट कर रहा है? नहीं तो वो तकलीफ भी दे सकता है। मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी, हाँ एक मिनट, अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी कल ही, ईशान का मंदिर क्या क्या कर सकता है, वो भी हम देखेंगे, हर एक के चार्ट में देखेंगे, लाइव देखेंगे, वो भी आपके चार्ट में देखेंगे और लाइव देखेंगे, सबके चार्ट में, जितने क्लास में है सबका चार्ट हम लेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे। हाँ, मगर वो थोड़ा आगे आएगा, पहले थोड़ा थोड़ा हम सीखते जाएं। ठीक है, तो आप सब लोग अपना घर के जो मुखिया हैं, जो आपके घर के, जैसे आलोक जी, आपके घर के मुखिया कौन है? आपके मम्मी पापा कौन है? या आप हैं? जो है घर के मुखिया का चार्ट, कुंडली यानी बर्थ डिटेल आपको डालना है, उनके अनुसार देखेंगे। पापा का नहीं है एक्चुअली, घर जो है मम्मी के नाम पे। घर देखिए, घर किसी के भी नाम से हो, डजेंट मैटर, मगर अभी घर का मुखिया कौन है? जैसे आपकी मम्मी है, हाँ, तो मम्मी का यदि आपके पास कुंडली है, बर्थ डिटेल है, तो वो डालना है, उसके अनुसार आपका घर का बताया जाएगा। क्योंकि उसकी इफेक्ट अभी उसी की आ रही है, आपकी तो बाद में आएंगी। कब आएंगी आपकी? उनके बाद। तो अभी जो जो घर के मुखिया हैं, जैसे राकेश जी उनके घर के मुखिया हैं, तो राकेश जी की कुंडली काम आएगी। हाँ, तो जो जो अपने घर के मुखिया हैं उनकी कुंडली अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि उसकी कुंडली बनानी पड़ेगी, आगे जाके वही काम आएगा। फिर और दूसरा, अपने घर का ग्रिड किया हुआ मैप अपने पास रखें, वो लाइव हम एनालिसिस करेंगे उसका, एज पर जो अभी वास्तु हम देख रहे हैं, करते हैं, जिसपे हम पीएचडी करते हैं। हाँ, उसमें बार चार्ट वगैरह सब होता है ना, सब 16 दिशाएं होती है, ये सब जो है वास्तु के अनुसार, मेरा किचन जहाँ होना चाहिए, बेडरूम जहाँ होना चाहिए, सीढ़ियाँ जहाँ होना चाहिए, whatever जो भी है, आपके घर का नक्शा। और यदि आपका कोई औद्योगिक ऑफिस है, दुकान है, फैक्ट्री है, उसका जो मैप है तो वो भी हम दोनों देखेंगे। दोनों के लिए अलग अलग नियम है। वो अभी इस बार से ऐड किया हुआ है राकेश जी। जी सर। उद्योग के लिए पहले हम खाली घर का वास्तु देखते थे, किस तरह से प्लानिंग करनी है वो देखते थे। अब हमने उसमें ऐड कर दिया है कि उसी का औद्योगिक जो है, चाहे उसकी दुकान हो या ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, उसकी कुंडली के अनुसार वो कैसे भवन बनना चाहिए, वो फैक्ट्री होनी चाहिए, उसका एंट्री कहाँ होनी चाहिए, उसके ऑफिस कहाँ होनी चाहिए अंदर, जिस तरह से भी है वो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। और काफी कुछ इस बार इस कोर्स में आपको जानने को मिलेगा। हाँ हाँ, मैं आपको इतना भरोसा जरूर देता हूँ, ये कोर्स करने के बाद आपको कम से कम 10-15 चार्ट आपके जो भी नियरेस्ट डियरेस्ट है उस पर आप स्टडी करें, उस पर देखें,
और अपना जो अनुभव है ग्रुप में शेयर करें। एक बार नहीं 10 बार मुझे पूछे आप, मैं आपका जवाब दूंगा, मगर इसको आप सीरियसली लें। हो सकता है कहीं कहीं बीच में आपको ऐसा लगे अरे ऐसा हो सकता है क्या, उत्तर में क्रिश्चियन हो सकता है क्या, साउथ वेस्ट में मंदिर हो सकता है क्या, यहाँ तो टॉयलेट बनाना है, आएगा ऐसा विचार आपके दिमाग में आएगा, मगर प्रैक्टिकल पे जाएं। आपके सामने जो हो रहा है उसे देखें, आप उसे समझें। गुरु जी पूछ रहे कि पापा तो घर के मुखिया है, पापा का तो कुंडली नहीं है, तो है ना? इसलिए क्या मम्मी का लेना हाँ जी, पड़ेगा? मम्मी का ही चलेगा, ठीक है, ठीक है। मम्मी चलेगा। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ना, घर का वास्तु मम्मी के हिसाब से, आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिजनेस आप कर रहे हो कहीं पे, घर, अभी घर की मुखिया मम्मी है मान लो, चलो, तो घर का जो है डिटेल मम्मी का है, और बिजनेस का जो आपके ऑफिस वगैरह जो भी है, यदि है तो, यदि फैक्ट्री है किसी का, तो वो उनका अलग से दे दीजिए। दोनों को हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे, जिसका बिजनेस है ऑफिस है उनको अलग से हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ मैप आपका बन जाएगा कि मेरा किचन किस दिशा में होना चाहिए, मेरा मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना ये जनरल वास्तु है, होना चाहिए, ये वास्तु ने बता दिया नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो जगह जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, वह दैवीय शक्तियां वहाँ रहती हैं। ठीक है, मगर मुझे सूट करेगा, हमें ये देखना है। और जैसे मैंने पोस्ट में किया था कि वो आपको नुकसान भी दे सकता है, वो हम चार्ट में देखेंगे आपको कुंडली में आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ श्री श्री रविशंकर के, आदरणीय श्री श्री रविशंकर के जो हैं शिष्य बैठे हैं, तो श्री श्री रविशंकर जी को नॉर्थ ईस्ट का मंदिर सूट नहीं करता है, ईस्ट का मंदिर सूट करता है। तो आप देखिए उनके आश्रम में जाइए, कोई भी आश्रम में जाइए, उनका हमेशा मेडिटेशन का जो रूम है, जो भी जगह बनाई है वो ईस्ट में है हमेशा, और ईस्ट का मुंह करके ही वो बैठेंगे हमेशा। हाँ, ईस्ट में बैठते हैं। आप जाके गए, प्रैक्टिकल पे जाइए, मैं जो कह रहा हूँ उस पर नहीं, आप प्रैक्टिकल स्टडी करें उसकी। श्री श्री रविशंकर जाने मानी हस्ती है ना, इस देश की तो जाने मानी हस्ती है ना, वो आप देख सकते हैं। उनको नॉर्थ ईस्ट का मंदिर सेट नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है, यदि किया होता ना तो आज वो यहाँ ना बैठे होते, इस स्थिति में ना होते हैं। और उनका काम पूरा आध्यात्मिकता है, उनको कुछ पैसे से या व्यापार थोड़ी करना है। और मुख्य जो इसका जो स्रोत है, जिस फील्ड में वो है, वो मंदिर ही है। यदि उनका मंदिर सही जगह पे आ गया तो इस लेवल पे वो पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। और जाने माने वास्तुशास्त्री ने ही उन्हें सजेस्ट किया है ये। कुछ लोग हैं, एक दो पूरे वर्ल्ड में, जो अष्टक वर्ग से वास्तु करते हैं, हिंदुस्तान में नहीं करता कोई है, मगर वो ऐसे जनरली नहीं कर, बाहर नहीं आते, वो करते नहीं है। और क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस बात पे कोई ज्यादा ध्यान देगा नहीं। ईशान का मंदिर आपको तकलीफ दे सकता है। कुछ पोस्ट आप देखिए ग्रुप में भी, अलग अलग ग्रुप है उसमें देखिए, कुछ लोग बोलते हैं आप इसमें सहमत हो, तो हमने जवाब दिया क्लास में आ जाइए, आपकी कुंडली का लाइव एनालिसिस करके बताएंगे, तो आना नहीं है। तो इस तरह से ऐसी बातें होंगी, मगर आप ध्यान ना दें, विचलित ना हो, प्रैक्टिकल पे जाएं। मैं आपको फिर से कहता हूँ, प्रैक्टिकल आपके सामने जो हो रहा है देखिए, जैसे रविशंकर जी का है, प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल है, आप जाके देखिए, वो देख सकते हैं। आज का तो गूगल मैप भी है, उनका आश्रम भी देख सकते हैं, कहाँ मेडिटेशन रूम है, क्या है, आप देख लीजिए। ऐसे कुछ उदाहरण हम लेंगे, इंदिरा गांधी है, महात्मा गांधी है, और बिल गेट्स है, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों का भी हम लेंगे। आपके पास कोई है तो उनका भी डालिए, पूरे घर का मैप है तो उनको भी हम लाइव एनालिसिस करेंगे, ताकि समझ में आए हमें ऐसा क्यों हो रहा है। अंबानी का है तो अंबानी का डालिए, घर का आसपास क्या है वो डालिए, इतना सक्सेस वो क्यों है, जो दिखना चाहिए ना हमें, वो हम लेंगे, जो प्रैक्टिकल वो हम लेंगे। हाँ, तो चलें, आज का सेशन हम यही समाप्त करें। हाँ, तो कल से फिर हम हमारी जर्नी शुरू करेंगे, कुछ बेसिक से चलेंगे, 16 दिशाएं, पंचतत्व, 32 एंट्रेंस जो है वो, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम अष्टक वर्ग पे आ जाएंगे। हाँ, एक बेसिक थोड़ा सा वो ले लेंगे, आपको भी रिवीजन हो जाए, जिन लोगों ने मास्टर किया है, पीएचडी की है, आचार्य किया है, और कुछ लोग नए भी है साहब, तो उन लोगों के लिए थोड़ा आप धैर्य रखें, वो बेचारे धीरे धीरे सीखते जाएं।
हम फास्ट आगे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम हम पीछे लेंगे कि एक रिन्यू हो जाए, आपके लिए रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आज हम यहीं विराम करते हैं। 2 मिनट के लिए हम हमारे जो गुरुजन को हमने आह्वान किया है, हमारे इष्ट को हमने आह्वान किया है, कुल देवता को, सभी देवतुल्य पितृदेवों को हम धन्यवाद देते हैं। 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे और फिर जुदा होंगे कल मिलने के लिए। इसी समय 9 बजे हम फिर कल मिलेंगे। तो 2 मिनट आप सब अपने गुरुजनों को याद करें।